प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बिल्कुल ही वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले, जो कि सीधा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो देखिए, विषय कोड आप लोगों का 323 रहेगा, ठीक है ना। और मैं सब चीज़ पहले बता देता हूँ। टाइम इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा। एंड इसमें जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। 25 क्वेश्चन 35 बनाना होगा। 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला मिलेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना होगा। 6 क्वेश्चन आपको जो है ना दिया जाएगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना होगा। तो मैं सब्जेक्ट इसमें जो है ना 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। इसका पीडीएफ वगैरह अगर आपको लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ भी मांग लेना। 98-355-16। 1 सेकंड में सही से लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मैं नंबर अपना दे रहा हूँ, आप लोग ये नंबर पर मैसेज कर लेना। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और इसी नंबर पे आपको बोलना है कि सर मेरे को जो आप कराए थे ना ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का क्लास, वो पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल ही दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना भूलिएगा, रात में 8:30 बजे दिल्ली से चैनल पर आपका क्लास होता है आर्ट्स वाले बच्चों का, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का क्लास होता है। और जो भी आपका टारगेट होगा 450 प्लस या 400 का, बिल्कुल ला सकते हो। डेली आप लोग क्लास करना। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि बताइए सुएज नहर के बारे में आपको बताना है ना। देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, बोला कि बताइए सुएज नहर के बारे में लिखिए। तो बिल्कुल लिखना है आपको। सुएज नहर के बारे में क्या लिखोगे, सुएज नहर लिख देना है। लिखना है कि इसका निर्माण 1869 में मिस्र के उत्तर में जो है ना पोर्टसई तथा दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज यानी कि सुएज पट्टन के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। सुएज जो है ना नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नया प्रदेश मार्ग प्रदान करता है। और जो ना लिवरपूल तथा जो ना कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरिय मार्ग की तुलना में कम करता है। सुएज नहर जलबंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर, जो यह लगभग जो ना 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, पेन कलम निकाल करके, या पीडीएफ आप ले लेना, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि ओरेंजिएट एक्सप्रेस क्या है। तो उत्तर आपको लिखना है ओरेंजिएट एक्सप्रेस, है ना। उत्तर हो जाएगा कि यह रेल लाइन पेरिस में से बुडापेस्ट, वियना, म्यूनिख, बेलग्रेड होता हुआ जो ना इस्तांबुल तक जाती है। इसके द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लाने वाली समुद्र यात्रा का काल समुद्री मार्ग से लगने वाला समय लगभग 10 दिनों की तुलना मात्र 2 दिन में रह गई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। तो 3 नंबर हो जाएगा डेन्यूब जलमार्ग के महत्व को लिखिए। तो देखिए डेन्यूब जलमार्ग जो होगा, इसका उत्तर आपको लिखना है, यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है जो ना पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं देता है। यह तारना सोविडीन ए तक जो है ना नौकायान योग्य है। इसके बाद देखिएगा डैन्यूब नदी बलेट फॉरेस्ट से निकल करके अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। इस जलमार्ग द्वारा मक्का, गेहूं, इमारती लकड़ी और मशीनरी निर्यात की जाने वाले मुख्य पदार्थ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4 नंबर। ये बोला कि बताइए जो है ना क्वेश्चन क्या बोला, आप लोगों से बोला झूम, मिल्या और लदान क्या है ना। बिल्कुल यहाँ पर देख लें उत्तर जगह। ये तीनों स्थानांतरित कृषि के नाम से कृषि के नाम है। स्थानांतरित कृषि को भारत के पूर्वी जो ना उत्तर पूर्व राज्यों में झूम, मध्य अमेरिका में मैक्सिको में शिल्प तथा मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लदांग भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 5 नंबर। बोला कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर लिखना है। तो बिल्कुल इसका उत्तर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो उत्तर होगा प्राथमिक क्रियालाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है और इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण से प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक क्रियालाप में प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल करके उसे अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना
दिया जाता है। विनिर्माण प्रसंस्करण और निर्माण यानी कि अवसंरचना उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी में और उत्तर आपका होगा प्यारे बच्चों, इसी का होगा उत्तर। ठीक है ना, देख लेना हो जाएगा कि मानवीय क्रियाओं को अर्थात कह सकते हो आर्थिक क्रियाओं 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग आप लोग लिख सकते हो प्राथमिक, जो कि प्राथमिक के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है कृषि और द्वितीय क्रियाएं हो जाती है जिसमें निर्माण उद्योग है ना। और तीसरा जो आता है इसमें आ जाता है तृतीय क्रिया में, इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होती है। और चतुर्थ क्रियाएं जो होती है इसमें सूचना आधारित क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। तो उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि 1901 से लेकर के 1921 की अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि रूढ़ अथवा स्थिर प्रभावस्था कहलाता है, क्योंकि इस काल में वृद्धि दर बहुत कम थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 की अवधि में वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि माइनस में चली गई, यानी कि जितना मानव जनसंख्या था उससे भी घट गया, क्योंकि मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों ही क्या था, दोनों ही थे। 1921 से 1951 तक की जो अवधि है जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। इस अवधि में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार के कारण मृत्यु दर नीचे आया। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो कि 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यही अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजना प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कामों को शुरू किया गया। और 1981 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रही, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। वर्तमान में वृद्धि हो रही है परंतु उतना ही जितना 1981 के पहले थी। आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 नंबर। ये क्वेश्चन बोला संसार में जनसंख्या के आकार और घनत्व के संदर्भ में भारत के स्थान की विवेचना कीजिए। तो प्यारा बच्चा उत्तर होगा कि 1911 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17% थी। लेकिन अब वर्तमान में भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना था नंबर 1 पे, लेकिन अब भारत आ चुका है ना। तो देखिए भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, ये भी याद रखिएगा। भारत जो है ना भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितवें स्थान पे, तो 7वें स्थान पे ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, जो विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन क्या है। तो याद रखिएगा जनसंख्या संगठन डैश देकर के लिखना है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता दर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है ना। इस प्रकार लिंगानुपात, आयु, संरचना, व्यवसाय या आर्थिक क्रिया, ग्रामीण नगरीय अनुपात यानी कि नगरीकरण, शिक्षा का स्तर, राष्ट्रीयता, जाति, भाषा, धर्म आदि जनसंख्या का संघटक कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों, ये होता है 9 नंबर की अपकर्ष है ना। पहले पूछा अपकर्ष तथा प्रतिकर्ष कारक क्या है। तो पहले आपको लिखना अपकर्ष प्रतिकारक यानी कि फुल फैक्टर, यानी कि ये कारक अलग अलग जगहों से लोगों को आकर्षित करता है, अर्थात अपकर्षक कारक आकर्षित करता है, जैसे कि अच्छी शिक्षा, उच्च वेतन, स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको लिख देना है कि प्रतिकर्ष कारक यानी कि फुल पुश फैक्टर है ना। पुश फैक्टर यानी कि यह ऐसे कारक है जो लोगों को निवास स्थान अथवा जो है ना मातृभूमि को छुड़वाने का कारण बनते हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान इत्यादि, ये सब हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 की। तो ये आपसे बोला कि बताइएगा प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम का उल्लेख करें। तो उत्तर आपको लिखना है प्यारा बच्चा ना, पहले लिखना है सामाजिक परिणाम। क्या हो जाएगा सामाजिक परिणाम में लिखना है प्रवास से समाज अलग अलग संस्कृतियों का जो ना अंत मिश्रण होता है, प्रवासी समाज में परिवर्तन ला देता है। देखिए नया प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, शिक्षा, विचार आदि का विसरण शहर से ग्रामीण गाँव की ओर प्रवासी
द्वारा होता है। आगे बात करेंगे तो जनांकीय जो ना जनांकीय परिणाम क्या होगा, तो प्रवास के कारण है ना, प्रवास के कारण देश के अंदर जनसंख्या का जो ना पुनः वितरण होता है। इससे नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या भी बढ़ जाती है। तो आगे हम लोग बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रवास की धाराएं क्या है ना, तो उत्तर लिखना है प्रवास की धाराएं जो कि स्ट्रीम्स ऑफ जो ना मिग्रेशन। प्रवास के मुख्यतः दो प्रकार है, यानी कि प्रवास की धाराएं प्रवास के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। तो आप लिख सकते हो आंतरिक प्रवास यानी कि देश के भीतर जो होता है, और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी देश के बाहर तथा दूसरे देशों से देश के अंदर। आंतरिक प्रवास में 4 धाराएं की पहचान की जाती है। पहला किया जाता है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा था नगरीय से नगरीय, तीसरा होगा ग्रामीण से नगरीय, और चौथा हो जाएगा ग्रामीण नगरीय से ग्रामीण। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 नंबर हमारा हो जाता है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर होगा, तो उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर टाइम भी दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना, नहीं लिख पाओगे ना तो पीडीएफ बोला हूँ आप मांग लेना, बिल्कुल मैं फ्री में दे दूंगा। क्लास का जो भी पीडीएफ होता है ना सारा आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप लोग मैसेज करोगे तो पर्सनल भी दे दूंगा, और ग्रुप में भेजने के लिए कहोगे तो ग्रुप में भी भेज दूंगा, जैसे आप कहना है ना। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऑल चैप्टर का यानी ऑल सब्जेक्ट का आप लेना नोट्स, उसके लिए फी वगैरह लगता है, कम ही फी है, आप उतना एफोर्ड कर पाओगे। 98-355 में यहाँ पर नंबर भी आपको दे रहा हूँ, 98-355 16-710 पर आप जो है ना आप कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा आपका जो क्वेश्चन होता है ना उत्तर होगा पहला कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए इसमें कम पूंजी तथा कम मजदूर की आवश्यकता पड़ती है तथा वस्तु का उत्पादन हाथों से किया जाता है। इसके अंतर्गत जो ना हटक रगा की वस्तुएं जैसे कि सूत तथा मिट्टी के बर्तन और खिलौने इत्यादि उद्योग आते हैं। देखिए कुटीर उद्योग प्रायः एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। जैसे कि अब देखो घड़ा वगैरह बनाने का कुम्हार जो है उनका परिवार हमेशा वो बनाएगा, उनके बेटा बनाएगा, बेटा का बेटा बनाएगा, ऐसे करके चलता रहता है ना, तो इसी को कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब होता है लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री, यानी कि लघु उद्योग वो इकाइयां हैं जो मध्यम स्तर के जो ना विनियोग की सहायता से उत्पादन जो ना प्रारंभ करती है। इसमें उत्पादन मशीनों की सहायता से की जाती है तथा मजदूर की आवश्यकता होती है, जैसे कि आइसक्रीम उद्योग हो या मोमबत्ती बनाना हो गया, इस प्रकार की हो जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन जो ना डेंसिटी, तो उत्तर होगा कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब देखिए या फिर ये भी आप चाहो तो सिर्फ इतना ही उत्तर लिख सकते हो, इसके अलावा ये दूसरा आपका परिभाषा हो जाता है, ये हो जाता है किसी विशेष क्षेत्र यानी कि राज्य प्रदेश देश की जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रों के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि पीडी में लिख सकते तो पीडी बराबर होता है जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे में हो जाता है कुल क्षेत्रफल, इस प्रकार से होगा। आगे बात करेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का, तो उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है। तो देखिए प्रवास का शाब्दिक अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि आपके पिताजी जो हैं वो काम करने के लिए या तो जैसे बिहार से तो यूपी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं ना, मद्रास वगैरह हो गया, बेंगलोर तो जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसी को क्या कहा जाता है, प्रवास कहलाता है ना। तो देखिए एक ही देश के अंदर प्रवास राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एक ही देश के अंदर यानी कि देश के अंदर में अलग अलग राज्य में जाकर के काम करना, तो उसे कहा जाता है जो ना क्या कहा जाता है, एक ही देश के अंदर में प्रवास करना उसे जो ना राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब देखो राष्ट्रीय प्रवास यानी कि एक ही देश में आप जिस देश में उसी देश में अलग अलग राज्य में जाकर के काम कर रहे हो, तो इसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय प्रवास। और अगर आप लोग एक देश से दूसरे देश यानी कि अलग कंट्री में जैसे कि अमेरिका में जा रहे हो, लंदन में जा रहे हो, तो वहां पर जाकर के काम करोगे तो उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के, तो बोला गया कि रोपण कृषि की विशेषताओं को लिखे, है ना। तो बिल्कुल इसका मैं फटाफट से उत्तर बताऊंगा। देखो हो जाएगा कि रोपण कृषि को बागवानी कृषि भी कहा जाता है। इसमें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, केला, नारियल, कपास, अनानास इत्यादि के पौधे लगाए जाते हैं। इसमें पौधा या फिर बागान को एक बार रोप दिया जाता है और कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह कृषि जो ना प्रणाली यूरोप वासियों की देन है। इसका विकास जो ना
उपनिवेश काल में हुआ था। इस कृषि पद्धति का विकास यूरोप वासियों ने ही किया था। जो ना फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिमी अमेरिका में कॉफी और कोको की पौधा और उसके बाद ब्रिटेन वासियों द्वारा भारत और श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबर, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले और स्पेन में जो है ना अमेरिका वासियों द्वारा फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए गए। इस प्रकार से होगा। आगे और भी लिखना है। इसी प्रकार एक समय इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि में डचों का अधिकार जो ना एकाधिकार था। आज भी ब्राजील में कुछ कॉफी के बागान यूरोप वासियों के नियंत्रण में है, जिसे फेजेंडा भी कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 का क्वेश्चन होगा कि कृषि को प्रभावित करने वाले जो ना कारकों के नाम लिखे। तो देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हो सकते हैं, जैसे कि खेती पर जनसंख्या का अधिक भार, खेत का आकार कम होना, मृदा लवणता, जो ना उसके बाद जलवायु, सिंचाई की सुविधा, मानसून पर निर्भरता इत्यादि कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हो जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखे। तो उत्तर होगा खरीफ फसलों के नाम, यानी कि किसे कह सकते हो, खरीफ कृषि ऋतु। इसकी अवधि जून माह से सितंबर माह तक होती है ना। अभी देखो सितंबर मंथ भी आपका चल रहा है, तो जून से सितंबर तक रोपी जाती है। ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या है तो देख लीजिएगा, यह फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। उत्तरी भारत के राज्य में खरीफ के अंतर्गत चावल, कपास, मक्का, बजरा, ज्वार तथा अरहर इत्यादि आते हैं। अभी के टाइम में देखो, अब बिहार में ज्यादातर अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादातर क्या रोपा जाता है, अभी मक्का है ना। मक्का यानी कि मकई हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, तो ये भी होता है। तो यही आपका महीना है। भारत के दक्षिणी राज्य में खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, मूंगफली, ज्वार तथा रागी आते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 की जायद तथा रबी फसल क्या है ना। तो चलिए फटाफट से बताते हैं, पहले जायद फिर रबी दोनों का। देखिए जायद फसलें यानी कि जायद कृषि ऋतु, देखिए यह एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। जिसकी अवधि अप्रैल से जून तक होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, सब्जियां तथा चारे की फसलें खेती कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। उत्तरी भारत राज्य में जायद की फसलें, सब्जियां, वनस्पति इत्यादि चारा होता है। आगे हम लोग बात करेंगे जो है ना रबी फसलें की। तो रबी फसल क्या होगा, रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में शरद से प्रारंभ होकर के मार्च अप्रैल तक समाप्त होती है। इस फसल के अंतर्गत उत्तरी भारत के राज्य में गेहूं, चना, जई, उसके बाद तुरई तथा सरसों की उगाई की जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, कृषि योग व्यर्थ भूमि से क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा कि कृषि योग व्यर्थ भूमि यानी कि कल्चरेबल वेस्टलैंड, यह देखिए वह भूमि जो पिछले 5 सालों तक या अधिक समय तक पड़ती अथवा कृषि हरित, यानी कि कह सकते हो कि ऐसा कोई भी भूमि है, मान लो आपके आसपास में होता है ना बहुत सारा भूमि, उसमें क्या हुआ 5 साल या फिर उससे अधिक समय से क्या हुआ खेती वगैरह नहीं किया गया, कुछ भी नहीं बोया गया, तो इस प्रकार की भूमि को हम लोग कहेंगे कृषि जो ना योग व्यर्थ भूमि। व्यर्थ का मतलब कि वो भूमि बेकार है, कृषि के काम के लायक नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। तो हो जाएगा शुष्क कृषि तथा आंध्र कृषि में अंतर आपको लिखना है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर दोनों का अंतर लेकर के आ चुका हूँ। आप बिल्कुल यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से समझ लेना प्यारे बच्चों। पहला होता है कि शुष्क कृषि यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर, यह कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ जल का अभाव एक अस्थायी समस्या है। इसके अंतर्गत बाजरा, चना, ज्वार, रागी आदि फसलें उगाई जाती है। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, इसे बारानी कृषि भी कहते हैं। और बात कर ले हम लोग आंध्र कृषि यानी कि वेट एग्रीकल्चर की। तो देखिए इस कृषि के अंतर्गत गन्ना, चावल, जूट आदि कृषि की जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। जैसे कि धान यानी धान से ही चावल बनता है। इस कृषि का प्रमुख फसल है। यह कृषि 150 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले भागों में की जाती है। यह असम और केरल के मुख्यतः रूप में ये फसल ज्यादा फेमस है। तो इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों टोटल जो है 20 क्वेश्चन को देखें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और भी हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों पॉलिटिकल साइंस होगा, जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स का, सारे सब्जेक्ट का इसी प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट करा रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और रात में आप लोग 8:30 बजे जरूर जुड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।